नमस्कार के न्यूज नेशन के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। क्रूज ड्रग्स के इस मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को आज जमानत मिल गई। नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिवस है। शाहरुख खान अपने बेटे के साथ बर्थडे मना पाएंगे, हालांकि उन्हें आज की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे शुरू हुई सुनवाई के बाद शाम को 4:45 पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से भी दलीलें पेश की। आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। एएसजी ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित रूप से ड्रग ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चला है कि वे कई लोगों को ड्रग्स भी उपलब्ध करवाते थे। एएसजी ने सवाल उठाया था कि बात बार बार पूछी जा रही है कि हमने ड्रग सेवन की जांच नहीं की। जब उन्होंने इसका सेवन नहीं किया तो जांच का क्या सवाल ही नहीं। यह केस इस बात को लेकर है कि आर्यन के पास ड्रग्स पाए गए। प्रधानमंत्री ने आज 18वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध है। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान दिखाते हैं। इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही। प्रधानमंत्री ने कहा, साल 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 साल पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75वें साल पूरे कर चुका है। मुझे बहुत खुशी है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप से मनाएंगे। मोदी ने आगे कहा, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन ने ब्रुनेई में हो रहे समिट में मोदी वर्चुअली जुड़े थे। इस सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। इससे आसियान और भारत को टॉप लेवल पे बातचीत का मौका मिलता है। ताइवान और चीन के बीच जमीन को लेकर भारी तनाव चालू है। अमेरिका खुले तौर पर हर फैसले ताइवान के लिए लेता है। अमेरिका खुले तौर पर हर फैसले ताइवान के साथ खड़ा होता है। राष्ट्रपति तेंगसेंग एंग वैन ने हां भी भरी है। इसके ड्रैगन को कितनी आग लगेगी ये तो समय ही बताएगा। ताइवान और चीन के बीच तनाव हाल के हफ्तों में बीजिंग द्वारा सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ाने के कारण बढ़ गया। पूछे जाने पर कि ताइवान में कितने अमेरिकी सेवा सदस्य तैनात हैं, उन्होंने केवल इतना कहा कि ये जितना लोगों ने सोचा है उतने नहीं है। कर्नाटक के कोडागु जिले के जवाहर नवोदय स्कूल में 32 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 10 छात्र और 22 छात्राएं हैं। संक्रमण में आने वाले स्टूडेंट 9वीं और 12वीं कक्षा के बीच के हैं। स्कूल कोडुगो के मेडिकेयर में है, जबकि 22 में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे। इसके अलावा स्कूल का एम्प्लॉय भी कोरोना इन्फेक्टेड हुआ। संक्रमित स्टूडेंट्स का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों के मिलने के बाद स्कूल के सभी 217 स्टूडेंट का कोविड-19 टेस्ट किया गया। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को स्पुतनिक जैसा मोमेंट बताया। दरअसल चीन ने इसी साल अगस्त में परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। यह खबर 16 अक्टूबर को सामने आई थी, लेकिन चीन ने इस कोशिश से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को हैरान कर दिया। अमेरिका ने पहले इस परीक्षण की पुष्टि नहीं की, लेकिन अब मान लिया। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना की तरफ से दागा गया लॉन्च मार्च रॉकेट एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लिए हुए था, जो अंतरिक्ष की निचली कक्षा में पहुंचने के बाद धरती का चक्कर लगाकर तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ा। हालांकि वह टारगेट से करीब 32 किलोमीटर दूर गिरा। दिल्ली में राहुल गांधी और पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी की मुलाकात खत्म हो गई है। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग खत्म होने के बाद सीएम चन्नी वहां से बिना कुछ बोले रवाना हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी दाव से पंजाब में पार्टी के टूट के खतरे में कांग्रेस हाईकमान की चिंता बढ़ रही है।
कैप्टन के साथ मीटिंग में उन मुद्दों पे भी चर्चा होने के संकेत हैं जिनकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीएम की कुर्सी गई थी। राहुल गांधी ने पहले मंगलवार रात को कैप्टन के करीबी विधायकों से मीटिंग की, जिसमें राणा गुरमीत सोढी, श्याम सुंदर अरोड़ा शामिल थे। कांग्रेस को चिंता थी कि कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह कांग्रेस छोड़ उनके साथ जा सकते हैं। पाकिस्तान में सरकार और प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-लबैक ने पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ गया है। इस दौरान हिंसक झड़प में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, करीब 250 लोग घायल हुए। मार्च को रोकने के लिए सरकार ने सड़कों पे कंटेनर्स खड़े कर दिए। कई जगह सड़क के किनारे बड़े बड़े गड्ढे भी खोद दिए गए। इस बीच इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा कि लबैक को अब दूसरे आतंकी संगठनों की तरह ही माना जाएगा, उससे वही बर्ताव भी किया जाएगा। टीएलपी की मांग है कि फ्रांस में पैगंबर साहब का अपमान हुआ, इसीलिए पाकिस्तान से फ्रेंच एम्बेसडर को फौरन निकाला जाए। टीएलपी प्रमुख को 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था। टीएलपी मजहबी और सियासी पार्टी है। पिछले चुनाव में उसे 24 लाख वोट मिले थे। इमरान सरकार फ्रांस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि उससे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका उसके खिलाफ हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। थाथरी में डोडा जा रही एक मिनी बस खाई में गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पर सुरक्षा बलों तक ये सूचना पहुंचाई थी। इसके तुरंत बाद सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और खाई में उतर के फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, मैंने डोडा के डीसी विकास शर्मा से बात की है। घायलों को जीएमसी डोडा शिफ्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम्मू कश्मीर में हुए सड़क हादसे पे दुख जताया। पीएमओ ने ट्वीट करके कहा कि ये दुख की घड़ी है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 2 लाख की सहायता दी जाएगी। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को जल्द स्वस्थ होने की भी मोदी जी ने प्रार्थना की। पीएम मोदी जी ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों को परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता दी जाएगी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मुलाकात टल गई। शाह को गुजरात दौरे पे जाना था, वहीं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की भी अगुवाई करनी है। इस वजह से गुरुवार शाम को होने वाली मुलाकात टाल दी गई। इसके बीच अगले किसी दिन वक्त ये मीटिंग तय हो सकती है। अमरिंदर के साथ कृषि क्षेत्र के 25 एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। साथ ही साथ अमरिंदर ने विवादित कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा करने की बात कही है ताकि इसका हल निकाला जा सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनके पास फिलहाल किसान आंदोलन खत्म करने का कोई फॉर्मूला नहीं। वे गृह मंत्री अमित शाह से बात जरूर करेंगे। बातचीत के दौरान कोई रास्ता निकल सकता है। अमरिंदर ने यह भी साफ किया कि कृषि क्षेत्र के एक्सपर्ट का जो डेलीगेशन है वह नॉन पॉलिटिकल है। हालांकि अभी उनकी संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से कोई बात नहीं हुई। वह मोर्चा की दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। कैप्टन अमरिंदर ने यह भी खुलासा किया कि केंद्र सरकार आंदोलन कर रहे किसानों के संपर्क में है, प्रत्येक तौर पर भले ही कम मीटिंग हुई हो। एनएसओ जिसने पेगासस बनवाया वो इजराइल में एक निजी कंपनी है। सॉफ्टवेयर के नेचर की वजह से उन्हें इजराइल के एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर विस्फोट हुए थे। उन्होंने कहा कि तेल अवीव इसके लिए जिम्मेदार अपराधियों को खोजने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है। कहा गया है कि इसमें जांच चल रही है, लेकिन एजेंसियां अभी तक अपराधियों की पहचान का पता लगाने में असमर्थ है। जून में एनआईए ने विस्फोट में शामिल संदिग्धों की तस्वीरें, ईमेल आईडी और फोन नंबर जारी किए थे। किसी भी जानकारी के लिए प्रत्येक को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा थी। बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक विस्फोट के सिलसिले में जम्मू कश्मीर से 4 छात्रों को गिरफ्तार किया था। हालांकि जुलाई में उन्हें जमानत दे दी गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच शुरू जुबानी जंग जारी। इसी बीच वानखेड़े की पत्नी और एक्ट्रेस कांत्री रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। इसमें क्रांति ने मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शिवसेना के राज में एक महिला की गरिमा से खिलवाड़ हो रहा है, उसके साथ मजाक हो रहा है।
क्रांति ने सीएम को लिखित चिट्ठी जारी करने के बाद कहा, हम बस मुख्यमंत्री से मिलकर सारी सच्चाई सामने रखना चाहते हैं। मैंने सीएम के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर से बात कर वक्त मांगा। सीएम कब का समय देते हैं, हम उनको बताएंगे। कैसे एक कैबिनेट मंत्री लगातार हमारे परिवार पे हमला कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की बहन एडवोकेट यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस को लिखित में शिकायत दी है और एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। उनके पूरे परिवार को धमकी भरे कॉल आने लगे हैं और अब सब डर के साए में जी रहे हैं। हालांकि अभी तक यास्मीन वानखेड़े की शिकायत के आधार पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात के दौरे पे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोरारी बापू से मुलाकात करेंगे और योजनाओं से संबंधित लोगों को ईडब्ल्यूएस के तहत उनके घरों की चाबी भी सौंपेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आए थे, जिनका गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वागत किया। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनी रहेगी। प्रशांत किशोर ने कहा, जैसे कांग्रेस पहले 40 वर्षों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में थी, उसी तरह बीजेपी भी चाहे हारे या जीते राजनीति के केंद्र में रहेगी। बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। एक बार अब आप राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लेते हैं तो इससे जल्द ही राजनीतिक तस्वीर से नहीं हटते। गोवा के म्यूजियम में आयोजित एक बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, इस जाल में कभी मत पड़ना कि लोग नाराज हो रहे हैं और वे मोदी को बाहर कर देंगे। शायद वो मोदी को बाहर कर देंगे, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। आपको अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा है कि वह शायद इस भ्रम में है कि मोदी की सत्ता में रहने तक ही बीजेपी मजबूत है। शायद उन्हें लगता है कि वह बस समय की बात है जब लोग उन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, जब तक आप उनकी ताकत को नहीं समझेंगे, आप उन्हें हरा नहीं पाएंगे। ये समझना होगा कि उनकी लोकप्रियता का क्या कारण है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे, तभी आप उन्हें हराने के लिए काउंटर ढूंढ सकते हैं। चीन में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से कई प्रांतों में पाबंदियां बढ़ा दी गई, कुछ प्रांतों में कड़ी पाबंदियां भी लगाई गई। चीन की उत्तर पूर्वी सीमाओं में लगे इलाकों में यात्राओं पर अब पाबंदी लगा दी गई है। इसी के अलावा सार्वजनिक जगहों पे लोगों के एक जगह पर एकत्रित होने पर भी रोक लगा दी गई। कुछ जगहों पे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी निगरानी के लिए प्रशासन को परिवार मोड में डाल दिया गया। चीन में 23 लोकली ट्रांसमिटेड सिम्प्टोमेटिक मामले बुधवार को सामने आए थे। 17 अक्टूबर के बाद से देश में कोरोना संक्रमण के 217 मामले दर्ज किए गए। चीन के करीब 1 दर्जन प्रांतों में से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अलावा सरकार की तरफ से प्रांतीय सरकार और अधिकारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कोरोना का असर देश के सर्विस सेक्टर पर भी दिखाई दे रहा है। पर्यटन का क्षेत्र और कैटरिंग कंपनियों की आर्थिक प्रगति की रफ्तार इसकी वजह से सुस्त नजर आ रही। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गई। गुरुवार 28 अक्टूबर को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा किया। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें अब 108 रुपए 29 पैसे हो गई, जबकि मुंबई में 114.14 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। भारत में सबसे महंगा फ्यूल राजस्थान के श्रीगंगानगर में बिक रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए प्रति लीटर है और डीजल की 111 रुपए प्रति लीटर है। ईंधन की बढ़ती कीमतों से चिंतित केंद्र सरकार सऊदी अरब और रूस जैसे तेल उत्पादक और निर्यात देशों के कच्चे तेल की कीमतों को लेकर बातचीत कर रहा है। ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों की बात करें तो ये $85 प्रति बैरल से ज्यादा हो गया। आने वाले दिनों में इसके भाव $90 से $100 प्रति बैरल पहुंचने की संभावना है। पिछले हफ्ते ईंधन की कीमतों में लगातार 5 दिनों तक बढ़ोतरी नजर आई थी। दुर्ग जिले में बुधवार को कोरोना से एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
79 साल की महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 14 अक्टूबर को सेक्टर 9 अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रबंधक ने नगर निगम भिलाई को शव सौंप दिया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शव का अंतिम संस्कार किया गया। जिले में कोरोना संक्रमण से करीब 37 दिन बाद मौत दर्ज हुई है। इससे पहले कोरोना से 20 सितंबर को मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को जिले में कुल 1135 लोगों की कोरोना की जांच भी हुई। कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो उनकी संख्या पॉजिटिविटी से आधी यानी कि 3 है। स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों का कहना है कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में पहले से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यहाँ एक दिन में 13 मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप है। इसके बाद फिर से लापरवाही बढ़ती जा रही है। हालात यह है कि सार्वजनिक स्थले, बाजार और यहाँ तक कि शासकीय कार्यालय तक में कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। मास्क लगाने को लेकर प्रशासन भी अब लोगों पे कोई सख्ती या जागरूकता के कार्य नहीं कर रहा। सार्वजनिक स्थले, बाजारें और अब तक की शासकीय कार्यालयों में भी कोविड-19 के नियमों का चुस्त तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। मोदी जी ने आज 18वें आसियान भारत सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इसी दौरान दोनों ही पक्षों के बीच में साझेदारी की समीक्षा भी हुई। साथ में कोरोना के बाद आर्थिक सुधारों के चलते व्यापार और निवेश के क्षेत्र में हुई प्रगति पे भी चर्चा हुई। रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, कनेक्टिविटी और शिक्षा, संस्कृति सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति पे भी चर्चा हुई। पीएमओ ने कहा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित होता है और इसके लिए जरिए भारत व आसियान के उच्चतम स्तर पर जुड़ने का अवसर मिलता है। पीएमओ ने जानकारी दी कि आसियान भारत सामरिक साझेदारी, भौगोलिक, ऐतिहासिक और समयागत संबंधों की एक मजबूत नींव खड़ी कर रही है। आसियान भारत संबंधों के 30 वर्षों को इंगित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अगस्त 2021 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और इस विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया था। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करते हुए बुधवार को सतह से सतह पर प्रहार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अधिकारियों ने बताया कि उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से देर रात शाम करीब 7:50 बजे परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, अग्नि 5 का सफल परीक्षण भारत की इस प्रामाणिक न्यूनतम प्रतिरोधक वाली नीति के अनुरूप है, जो पहले उपयोग नहीं की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अग्नि 5 को डीआरडीओ और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। इसका वजन करीब 50,000 किलोग्राम है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारतीय अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अपनी सबसे तेज गति से 8.16 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ध्वनि की गति से 24 गुना तेज होगी। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक रिंग लेजर गायरोस्कोप जड़ित नेविगेशन प्रणाली से लैस है, जो उपग्रह मार्गदर्शन के साथ काम करता है। यह सटीक निशान लगाने में भी सक्षम है। अग्नि 5 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना पर काम 1 दशक से अधिक समय के पहले से शुरू हुआ था। T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान 24 अक्टूबर को हुए मैच में पाकिस्तान की जीत और भारत की हार पर खुशियां मनाने और पाकिस्तान समर्पित नारा लगाने के आरोप में यूपी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उक्त मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को T20 मैच हुआ था, जिसमें भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। मैच के बाद यूपी समेत देश के कई हिस्सों में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़कर नारे लगाकर पाकिस्तान की जीत पे खुशियां मनाई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक बदायूं का रहने वाला था। 24 अक्टूबर को उसने फेसबुक पे पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट कर पाकिस्तान के झंडे की फोटो लगाकर जश्न मनाया। वहीं बरेली के 2 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला और शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौज भी की।
सिंधु बॉर्डर पर बुधवार शाम को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में लोग किसान आंदोलन स्थल की ओर बढ़ने लगे। इन लोगों में लखबीर सिंह के परिजन भी थे, जिसे गत 15 अक्टूबर को निहंगों ने बेअदबी का आरोप लगा मौत के घाट उतार दिया था। इस बीच अफवाह उड़ी थी कि सिंधु बॉर्डर पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। हालात को बदलता देख किसान मोर्चा ने रविवार को अधिक से अधिक संख्या में किसानों को सिंधु बॉर्डर पहुंचने की अपील की। लोग बॉर्डर पर स्थित गुरु तेग बहादुर स्मारक और जिस स्थान पर लखबीर सिंह की हत्या की गई वहां जाना चाहते थे। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसान संगठन और इन लोगों में कोई विवाद न हो, इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस द्वारा इन पर हल्का लाठीचार्ज किया गया। इससे अफवाह उड़ गई कि बॉर्डर पर किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रूस की प्रमुख खुफिया एजेंसी ने एक बार नए साइबर जासूसी अभियान के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनौती दी। माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रूसी एजेंसी नया अभियान चलाकर अमेरिकी सरकार, कॉर्पोरेट कर्मचारी और थिंक टैंक के हजारों कंप्यूटर में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। करीब 6 महीने पहले बाइडेन ने दुनिया भर में जटिल खुफिया अभियानों की श्रृंखला चलाने के आरोप में रूसी संस्थानें और कई कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिए। माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी टॉम बर्ट ने बताया कि नया अभियान बेहद बड़ा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रूसी खुफिया एजेंसी एसपीआर की ओर से मुहिम क्लाउड डेटा हासिल करने के लिए शुरू किया गया। एसपीआर ने वर्ष 2016 में चुनाव में पहली बार डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के नेटवर्क में सेंध लगाई थी। काफी जटिल सॉफ्टवेयर माना जाता है जिसका इस्तेमाल अमेरिका की सरकारी एजेंसियां व बड़ी कंपनियां करती है। आरोप है कि सॉफ्टवेयर में बदलाव के जरिए रूसी खुफिया एजेंसी ने 18,000 यूजर तक पहुंच बना ली। नाराज बाइडेन ने अप्रैल में रूस के वित्तीय संस्थानों पर प्रौद्योगिक कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया। पंजाब में कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच शीत युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। सिद्धू ने बुधवार को अमरिंदर को चला हुआ कारतूस और पंजाब की राजनीति का जयचंद बता दिया। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर द्वारा कंट्रोल बीजेपी के वफादार मुख्यमंत्री है, जिन्होंने अपनी चमड़ी बचाने के लिए पंजाब के हितों को बेच दिया। अमरिंदर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, सिद्धू को कुछ समझ तो नहीं है, मुंह से कुछ भी बकवास करते रहते हैं। कैप्टन ने कहा, पूरा दिन मुझ पर अटैक करने में टाइम बर्बाद मत करो। लगता है सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद करने का मन बना लिया। अमरिंदर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सिद्धू ने कैप्टन पर जुबानी हमला बोला। सिद्धू ने अमरिंदर को नकारात्मक ताकत करार देते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब का विकास और न्याय रोक दिया। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन मेरे लिए दरवाजे बंद करना चाहते थे क्योंकि मैंने पंजाब के लोगों की आवाज उठाई, सत्ता के आगे सच कहा। सिद्धू ने अमरिंदर की खिल्ली उड़ाई, कहा कि पिछली बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तब वह जमानत तक जब्त करवा बैठे, उन्हें सिर्फ 856 वोट मिले थे। पाकिस्तान में सरकार और प्रतिबंधित संगठन तहरीके लबैक पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ता नजर आया। फ्रांस के एम्बेसडर को मुल्क से निकालने के समेत 4 मांगों को लेकर टीएलपी ने इस्लामाबाद मार्च शुरू कर दिया। इस दौरान कई हिंसक हड़प में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इमरान सरकार ने 3 शर्तें मान ली, लेकिन वो फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने के लिए तैयार नहीं। मार्च को रोकने के लिए सरकार ने सड़कों पे कंटेनर्स खड़े कर दिए। कई जगह सड़क के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए ताकि टीएलपी की गाड़ियां वहां से न निकल पाए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा कि लबैक को अब दूसरे आतंकी संगठनों की तरह ही माना जाएगा और उसकी वही बर्ताव किया जाएगा जो आतंकी संगठनों से किया जाता। टीएलपी की मांग है कि फ्रांस में पैगंबर साहब का अपमान हुआ था, इसलिए पाकिस्तान से फ्रेंच एम्बेसडर को फौरन निकाला जाए। इमरान सरकार ने इस पर संसद में बहस कराने का वादा किया।
बिल लाने से पहले टीएलपी प्रमुख को 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीएलपी मजहबी और सियासी पार्टी है। पिछले चुनाव में उसे 24 लाख वोट मिले थे। इमरान सरकार फ्रांस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि इससे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका उसके खिलाफ हो जाएंगे। उधर सियासी मजबूरियों के चलते टीएलपी पर बैन तो लगा दिया गया, लेकिन सरकार और फौज सख्त कदम उठाने से डर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 28 से 30 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ लाभार्थियों को आवास की चाबियां भी देंगे। गांधीनगर में राष्ट्रपति के आगामी दौरे की जानकारी देते हुए गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने बताया कि कोविंद गुरुवार दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे पे पहुंचे हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता वाघानी ने बताया कि शाम में राष्ट्रपति कोविंद गांधीनगर स्थित राजभवन में हाई टी पे गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी मिलेंगे। राष्ट्रपति अहमदाबाद से हवाई मार्ग से 29 अक्टूबर को भावनगर पहुंचेंगे। वहां मोरारी बापू के पैतृक गांव तलजदाग रवाना होंगे। राष्ट्रपति कोविंद की भावनगर जिले के महुआ कस्बे के पास स्थित मुरारी बापू के आश्रम चित्रकूट धाम जाने की भी योजना है। शाम को राष्ट्रपति कोविंद भावनगर शहर लौटेंगे और वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए गए मकानों की चाबियां भी लाभार्थियों को देंगे। राष्ट्रपति 5 लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से उनके आवास की चाबी सौंपेंगे। चीन दुनिया भर में किस हद तक जासूसी में गिरा है, इसका एक और उदाहरण अमेरिका में देखने को मिला। अमेरिकी सुरक्षा नियामकों ने संचार के क्षेत्र में काम करने वाली चाइना टेलीकॉम कंपनी को 60 दिन में देश के बाजार से बाहर होने के आदेश दिए। चीन टेलीकॉम कॉर्प को संघीय संचार आयोग द्वारा दिए गए एक आदेश के तहत निर्धारित अवधि में अमेरिका से घरेलू, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं बंद करनी होंगी। दूरसंचार से जुड़ी अमेरिकी नियामक ने देश भर में जासूसी का खतरा देखते हुए चाइना टेलीकॉम के लाइसेंस रद्द कर दिए। सूत्रों ने चीनी कंपनी को लेकर आशंका जताई कि वह न सिर्फ गोपनीय सूचनाओं का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी संचार को बाधित कर सकती है, बल्कि अमेरिका विरोधी जासूसी व अन्य नुकसानदेह गतिविधियों में लिप्त भी हो सकती है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने भी चीनी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इसके पहले भारत भी चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध कर चुका है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े मुंबई क्रूज ड्रग केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे रिश्वतखोरी के आरोप की जांच शुरू हो गई। इस आरोपों की इंटरनल जांच के लिए एनसीबी की विजिलेंस विंग की 5 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह मुंबई पहुंच गई थी और सीधे एजेंसी के जोनल ऑफिस पहुंचकर वानखेड़े से करीब 4 घंटे तक पूछताछ भी की गई। विजिलेंस टीम ने इस मामले में अन्य गवाहों के साथ ही शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को भी पूछताछ के लिए तलब किया। हालांकि विजिलेंस टीम ने स्पष्ट किया है कि विजिलेंस जांच में अपने खिलाफ सबूत मिलने तक वानखेड़े क्रूज ड्रग्स केस की जांच टीम को लीड करते रहेंगे। विजिलेंस जांच टीम की अगुवाई एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह खुद संभाल रहे हैं। बुधवार सुबह करीब 11 बजे दिल्ली से मुंबई पहुंची इस टीम में जोनल डायरेक्टर स्तर के सभी अधिकारी शामिल हैं। सिंह ने सूत्रों से कहा है कि यह स्पेशल इंक्वायरी है। केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल की तरफ से दिए गए एफिडेविट में लगाए गए रिश्वत के आरोपों की जांच के लिए वह टीम गठित की गई। दुनिया का पहला चिपकाने वाला डाक टिकट पेनी ब्लैक 7 दिसंबर को लंदन में नीलाम होगा। ये दुनिया का सबसे पुराना नीलामी घर सॉथबी उसे ऑक्शन के लिए पेश करेगा। पेनी ब्लैक की कीमत करीब 61 करोड़ रुपए आंकी गई। दुनिया के सबसे पुराने डाक टिकट पर इंग्लैंड की किंग विक्टोरिया की 15 साल की उम्र में खींची गई फोटो है। पेनी ब्लैक को बंद करके पेनी रेड जारी किया गया था। किंग अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया का जन्म 1819 को किंजिंगटन पैलेस में हुआ था। उनको अपना सेकेंड नेम विक्टोरिया या निक नेम ड्रीना सुनना पसंद था। 1839 में विक्टोरिया ने अपने कजिन और गोथा के राजकुमार अल्बर्ट को शादी के लिए प्रपोज किया और 1 साल बाद दोनों की शादी हुई थी। विक्टोरिया पहली ऐसी शख्स थी जिनमें शाही बीमारी ब्लड क्लॉटिंग हीमोफीलिया बी की पहचान हुई थी।
जब शाही घराने की प्रसिद्धि अपने चरम पे थी, उस समय इंग्लैंड की महारानी होने की वजह से विक्टोरिया के नाम पे दुनिया भर में शहरें, झीलें और पहाड़ों के नाम रखे गए। पंजाब कांग्रेस में इस वक्त बड़ी हलचल चल रही है, जिस वजह से पहले विधायक और मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया था। अब अचानक से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी राहुल गांधी का बुलावा आया। चन्नी उस वक्त रोपड़ के किसी कार्यक्रम में गए थे, वहां से वो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस हलचल को कैप्टन अमरिंदर सिंह के सियासी दाव के साथ अरूसा आलम के विवाद से जोड़ के देखा जा रहा है। अरूसा विवाद को लेकर कांग्रेस हाईकमान खासा नाराज बताया जा रहा है। खासकर इस विवाद में कैप्टन ने सोनिया गांधी को भी घसीटा है। इसी वजह से पहले डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को दिल्ली तलब किया गया था। माना जा रहा है कि उन्हें इस मुद्दे पे कांग्रेस हाईकमान को खरी बातें सुननी पड़ी थी। इस पूरे प्रकरण की नींव में नवजोत सिद्धू भी बताए जा रहे हैं। पंजाब में चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू से भी मीटिंग की थी। सिद्धू ने भी अरूसा विवाद को लेकर ऐतराज जताया। इसके अलावा डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पे भी सवाल उठाए। सिद्धू ने हाईकमान को बताया था कि पंजाब में सरकार हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे पे काम नहीं कर रही। जिला बारामूला के चेरदान इलाके में सुरक्षा बलों ने एक हाइब्रिड आतंकी जावेद अहमद वानी को मार गिराया। बताया जा रहा है कि जावेद को बारामूला में कुछ दुकानदारों को निशान बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। पुलिस को इस बात की भनक लगी और सेना पुलिस का संयुक्त दल समय से पहले वहां पहुंच गया। सुरक्षा बलों को अपने सामने देखा आतंकी ने उन पे गोलियां बरसाना शुरू किया और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकी जावेद को मार गिराया। आईजीपी कमिश्नर विजय कुमार ने आतंकी के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी पहचान कर ली गई। उसका नाम जावेद अहमद वानी था और वह कुलगांव का रहने वाला था। गत 17 अक्टूबर को आतंकवादियों ने कुलगाम के वानपो इलाकों में श्रमिकों की बस्ती पे जो हमला किया था, जावेद उसमें मददगार था। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में बिहार के 2 मजदूर राजा रेशीदेव जोगिंदर रेशीदेव की मौत हो गई, जबकि बिहार का एक अन्य मजदूर चुनचुन रेशीदेव घायल हो गया। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पे बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें आर्यन खान को आज जमानत दी गई। 7 अक्टूबर से वो आर्थर रोड जेल में बंद थे। आज रात भी उन्हें जेल में ही बितानी पड़ेगी। पुणे पुलिस के कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की कि पुलिस ने क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में एनसीबी के स्वतंत्र गवाह किरण गोसावी को हिरासत में लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। वह आर्यन खान समेत 3 आरोपियों की जमानत का विरोध भी किया। बुधवार 1.5 घंटे चली सुनवाई में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा था। हाई कोर्ट के जज नितिन सांबरे ने सुनवाई आज 2:30 बजे मुलतवी की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने अपनी दलील में कहा गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वसूली के आरोपों में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। मुंबई क्राइम ब्रांच ने परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग लेकर कोर्ट का रुख किया। अब इस मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। वहीं अब इस मामले पर जानकारी देते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा, हमने 9 अक्टूबर को वसूली मामले में पूछताछ के लिए परमवीर सिंह को समन्स भेजा था, पर वो नहीं आए और ना ही किसी तरह का जवाब दिया। परमवीर के खिलाफ राज्य में कम से कम 5 आपराधिक मामले सामने आए और देश छोड़कर भागने की आशंका के बाद ताजा नोटिस दायर किया गया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। धन्यवाद।